नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर ट्रेड का जो प्रीवियस पेपर है 2016 में जो हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो जीके का पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो टेक्निकल के जो 75 क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन और इसका जबलपुर करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया है। तो सबसे पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों इसमें जो स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। अब हम तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनके जन्म दिवस पर भारत का जो खेल दिवस है वो मनाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन मैंगलोर, दूसरा पुणे, तीसरा कोची, चौथा है त्रिवेंद्रम। तो कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है। तो हाथी, बाघ, सिंह, चीता। तो ये बाघों के लिए समर्पित है। इसके बाद निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। देखो, अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, करमचंद गांधी जी गुजरात में जिनका जन्म हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद भी मध्य प्रदेश में जन्मे हैं और शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश में, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इसका सही आंसर है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों तो ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है। 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 नवंबर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदुला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। मालवा, उज्जैन, बुंदेलखंड, डिडोरी। इसका बुंदेलखंड आंसर सही है दोस्तों। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह किया है। तो दोस्तों इसका आंसर सरोजिनी नायडू है। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबको पता है, इंदौर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो गुजरात की जो साबरमती आश्रम, मतलब जो दांडी मार्च यात्रा है वो साबरमती आश्रम से दांडी तक हुई थी। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दोस्तों। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएँ फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो ये इसका आंसर है फेफड़े की शिराएँ। इसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है पेंच नेशनल पार्क दोस्तों। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, 2016 में निम्न में से किस देश ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मेज़बानी करी, यानी कि AMCDRR की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो इसका आंसर दोस्तों भारत है। अब हम 18वां क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत नामक कविता की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान है दोस्तों। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित करी गई थी। दोस्तों इसका आंसर बीजिंग है। अब 20वें क्वेश्चन पे आते हैं हम, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। दोस्तों इसका आंसर कन्नड़ है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, रोंगाली, कोंगाली, भोगाली किस त्योहार के प्रकार हैं। तो दोस्तों ये बिहू त्योहार के प्रकार हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय गाथा है। दोस्तों ये राजस्थान की है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को पूर्व में के रूप में जाना जाता था। तो ये केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था दोस्तों। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में यह स्थित है। तो दोस्तों यह उज्जैन में स्थित है। इसके बाद
जीके का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ का नवनियुक्त महानिदेशक है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ओपी सिंह है, जो अभी हाल ही में जब 2016 में जब ये एग्ज़ाम हुआ होगा तब ये बने थे दोस्तों। अब यहाँ पे फिटर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इनको हम अच्छे से समझेंगे और आप कमेंट करना अगर कोई नहीं समझ में आए तो। दोस्तों सबसे पहला है, नट के किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है? मतलब नट के ऊपर एक जो वाशर होती है उसकी परत मोड़ कर चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वाइब्रेशन अगर होता है कोई मशीन में या फिर कोई पार्ट्स में तो नट को खुलने का डर ना रहे, तो उसके लिए टैप वाशर का यूज़ होता है दोस्तों। पहला ही उत्तर इसके लिए सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, बेंच वाइस को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो दोस्तों जब क्षतिग्रस्त की हम बात करें तो बेंच वाइस में सबसे अंदर जो रहता है वो बेंच वाइस का स्पिंडल रहता है। अगर ज़्यादा ज़ोर से या फिर अत्यधिक कसेंगे इसको तो स्पिंडल इसका ख़राब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका स्पिंडल सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि टेम्परिंग तापमानों पर की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार आता है क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है कि जो टेम्परिंग जो है वो क्रांतिक बिंदु के नीचे जो टेम्परेचर होता है, जो मतलब क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उससे नीचे का जो तापमान है वहाँ पर की जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आपका, स्पॉट फिशिंग के दौरान कौन सा औजार उपयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है फ्लाई कटर यूज़ होती है, इसका करेक्ट आंसर फ्लाई कटर है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विविध उपयोगों के लिए उपयोग है। समलैंगिक धागों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मतलब इंग्लिश में देखें हम, हिंदी में तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। स्क्रू थ्रेड ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस यूज, फॉर व्हाट इज़ द ट्रैपोजाइडल थ्रेड यूज? मतलब ट्रैपोजाइडल जो थ्रेड होती है उसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है रेलवे की वैगन की कपलिंग के लिए, दूसरा है फ्लाई प्रेस तथा स्क्रू जैक इत्यादि के स्पंडल के लिए, तीसरा है संचारण के दौरान एडजस्टमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए, चौथा है थ्रेड असेंबली में जहां स्लाइडिंग बल एक दिशा में कार्य करता हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर है संचारण के दौरान एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है हमारा, एक अनियमित आकार के वर्कपीस को लेथ पर घुमाया गया है, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उत्पादन का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों फेस प्लेट इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि जो ऐसा जॉब जिसका कोई एक आकार फिक्स ना हो, जैसे 3 जोचक में उसको नहीं पकड़ सकते, 4 जोचक में भी नहीं पकड़ सकते, ड्राइविंग प्लेट पे भी नहीं पकड़ सकते, तो हम फेस प्लेट पे ही उसको पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर फेस प्लेट है दोस्तों। इसके बाद हम 7वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, छोटे व्यास वाले हॉल छिद्र के उभारों की स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हाफ राउंड स्क्रैपर है दोस्तों, दूसरा फ्लैट स्क्रैपर, तीसरा बुलनोज स्क्रैपर, चौथा है 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो इसका 3 स्क्वायर स्क्रैपर करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरामिक्स की लेपिंग के लिए एब्रेसिव सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरामिक की हमें लेपिंग करनी है तो किस अपघर्षक मतलब किस एब्रेसिव का यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों डायमंड आंसर होने वाला है आपका। यहाँ पे हम 90 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर के माध्यम से लगाए जाते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें नर्लिंग, दूसरा है आर्बर, तीसरा है ड्रिफ्ट, चौथा है पिनियन एंड की। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आर्बर, आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कि साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई का अनुपात समझना चाहिए। तो इसका साइन थीटा उत्तर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, निम्न में से टेपर रेशियो जो रहता है, जो टेपर ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला है मतलब टेपर का, वो ब्रैकेट में d माइनस स्मॉल d ऑब्लिक
एल, मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो इसका सूत्र होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड N8 के RA मान का संकेतक है। दोस्तों ये टेबल पूरी आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ये तीसरा वाला है 3.2 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। दोस्तों ये 13वां जो क्वेश्चन है, ड्रिलिंग जिगों का उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब जो ड्रिल, आपको जिग का यूज तो पता ही होगा। जिग का जो यूज़ है वो मतलब जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को गाइड करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे केवल ड्रिलिंग कार्यों को पकड़ने के लिए, ड्रिलिंग के दौरान जॉब को पकड़ने के लिए, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग अन्य संबंधित कार्यों के लिए, ड्रिल को उचित कोण पर नुकीला करने के लिए। दोस्तों इसका जो आंसर है ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है हमारा, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप बहुमापी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर की परिशुद्धता होती है। यहाँ पे द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड अलॉन्ग विथ स्टील रूल, द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर इज। दोस्तों जो कैलिपर होते हैं वो स्टील रूल के साथ हमेशा यूज़ किए जाते हैं, और स्टील रूल की जो परिशुद्धता होती है वो 0.5 mm होती है। तो यहाँ पे इसकी भी परिशुद्धता 0.5 mm होगी दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें 15वां क्वेश्चन की बेज ग्रुप्स तथा स्लॉट्स की कटिंग के लिए किस प्रकार के चीजल छेनी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉस कट चीजल, तीसरा है हाफ राउंड नोज चीजल, चौथा है डायमंड पॉइंट चीजल। तो दोस्तों इसका आंसर क्रॉस कट चीजल है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा यदि गेट वाल्व के स्पंडल थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों कई ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। वाल्व कठिनाई से मुड़ेगा, दूसरा वाल्व के मुड़ने पर तेज शोर होगा, चौथा जो है स्टपिंग बॉक्स के आसपास पानी बहेगा, और पांचवा है स्पंडल के मुड़ने से वाल्व बंद होना खुलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर है, स्पंडल के मुड़ने से वाल्व का बंद होना या खुलना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चीजल का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैट चीजल कोल्ड चीजल का प्रकार है, बिल्कुल सही है, और जो क्रॉस कट चीजल है वो भी कोल्ड चीजल का प्रकार है, और हाफ राउंड नोज चीजल है वो भी कोल्ड चीजल का प्रकार है। तो यहाँ पे राउंड चीजल इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापन के लिए रेफरेंस बेस के रूप में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। नंबर पहला है ब्लेड, दूसरा है स्टॉक, और तीसरा जो ऑप्शन है डिस्क है, और चौथा ऑप्शन मैन स्केल। तो दोस्तों इसमें स्टॉक का यूज किया जाता है, स्टॉक इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, टेल स्टॉक बैरल में एक आंतरिक टैपर होता है, बैरल के बोर में निम्न में से कौन सा मानक टैपर प्रदान किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मोर्स टैपर ही रहता है, और अधिकतर जो टेक्निकल लाइन में अपना लेथ मशीन हो गया, सभी जगह मोर्स टैपर का ही यूज किया जाता है। कभी कभार जानो टैपर का भी यूज हो जाता है। ब्लास्ट फर्नेस पात्या भट्टी में आवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है, मतलब आवेश को किस माध्यम से प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर थ्रोट है। इसके बाद जेनी कैलिपर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका हम ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, इसका तो सीधा राउंड बार का जो केंद्र है वो ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद कास्ट आयरन की अगर कटिंग करनी है तो हमें कूलेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों जो ड्राई एयर है वो हम यूज़ क्या, मतलब इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करते, ड्राई एयर ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाती है और कास्ट आयरन की कटिंग हो जाती है। निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। दोस्तों इसमें जो एपॉक्सी है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, बाकी सब नॉर्मल प्लास्टिक हैं ये। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में एनीलिंग धातु पर पानी चढ़ाना के लिए की जाती है। दोस्तों इसका जो एनीलिंग जो रहती है, इस्पात को, इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इस्पात यानी स्टील को टफ करने के लिए, फिर स्टील को नॉर्मल करने के लिए,
फिर स्टील को कठोर करने के लिए, स्टील को भंगुर करने के लिए, तो इस्पात को कोमल बनाने के लिए। दोस्तों एनीलिंग कब की जाती है? एनीलिंग तब की जाती है जब हमने कोई उस पर हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया कर रखी हो और उसको नॉर्मल बन करना है, मतलब वो हार्ड हो गई हो या टेम्पर हो गई हो या ब्रिटल हो गई, जो भी हो गई हो, अगर हम एनीलिंग कर देंगे तो वो एकदम सॉफ्ट उसमें आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कौन सा एंगल कोण ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है। तो दोस्तों जो हेलिक्स एंगल है वो ड्रिल में ट्विस्ट एंगल बनाता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, साइज़ की अधिकतम सीमा तथा साइज़ की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये टॉलरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है ये। इसके बाद मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, मतलब जो कटर रहती है ना उसको पद स्थापित करने के लिए किया जाता है। आ गए 28वें क्वेश्चन पे, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सॉफ्ट सोल्डरिंग है, क्योंकि और जो बाकी जो यहाँ पे जोड़ दिए हुए हैं जैसे कि ब्रिजिंग का जोड़ बहुत मजबूत होता है, बेल्डिंग तो सबसे मजबूत होती है और रिवेटिंग भी मजबूत रहता है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जो फैब्रिकेशन वर्क होता है उसके लिए यूज़ होते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चरल वर्क जो होता है उसके लिए इसका यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे हम 30वें क्वेश्चन की बात करें, द एरर कॉज ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। मतलब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो मापन के जो फेस होते हैं, मेजरिंग फेस होते हैं, उन पर धूल जब आ जाती है तो इससे कौन सी त्रुटि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट त्रुटि है वो इसका आंसर है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरर। यहाँ पे अब लेपिंग का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जो लेपिंग होती है, लेपिंग क्या है, जो सरफेस को मतलब उच्च क्वालिटी में फिनिश करती है, मतलब एकदम परिशुद्ध कर देती है। तो इसका आंसर जो है उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना होता है। इसके बाद यहाँ पे 32वां जो क्वेश्चन है, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट्स के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम 33वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग का फ्लेक्स कार्य नहीं है। मतलब जो फ्लेक्स होता है इसका इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। नंबर पहला है जोड़ों को रासायनिक रूप से साफ करना, इसका कार्य होता है फ्लेक्स का। फिलर धातु को पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, तो दोस्तों ये इसका कार्य नहीं होता, यही इसका आंसर है। तीसरा आप यहाँ देखोगे तो जोड़ों से अशुद्धियाँ हटाना, इसका कार्य होता है। संगलित फिलर धातु का निर्वाह प्रवाह करना, ये भी इसका कार्य होता है। तो इसका फिलर धातु को पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, इसका आंसर है। फाइन स्क्रू थ्रेड के पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच के लिए के उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो सबसे मतलब महीन जो मतलब फाइन स्क्रू थ्रेड जो होते हैं उनका जो मतलब जो स्क्रू थ्रेड जो एंगल होता है, फ्लैंक एंगल होता है, उसको चेक करने के लिए ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है, मतलब मेलिएबिलिटी वह गुण है जो निर्माण में सहायक है। मतलब मेलिएबिलिटी अगर कोई मेटल में गुण है तो उसके कारण क्या रॉड बन सकती है, प्लेट बन सकती है, पतली शीटें बन सकती है, तार बन सकती है। तो दोस्तों पतली शीटों के लिए मेलिएबिलिटी गुण बहुत ज़रूरी है, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद दोस्तों स्टील की जो टेम्परिंग क्यों की जाती है। तो स्टील की जो टेम्परिंग की जाती है कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है रिड्यूस ब्रिटलनेस, तीसरा है टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी है। 37वां क्वेश्चन है, वांछित गुणधर्म प्राप्त करने के लिए स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 38वां क्वेश्चन है, लाइफ सेंटर नोज का अंतविष्ट कोण होता है। मतलब द इंक्लूडेड एंगल लाइफ सेंटर नोज, लाइफ सेंटर का जो कोण है वो 60 डिग्री होने वाला है दोस्तों, होता है। इसके बाद यहाँ पे
साइन बार के कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? तो दोस्तों इसकी जो विकर्ण भुजा है, आपने इसका अगर चित्र देखा हो तो जो विकर्ण भुजा है वो साइन बार को निरूपित करती है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो इसका आंसर है। इसके बाद लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को किस में रखा जाता है? ये टेलीस्टॉक में रखा जाता है हमेशा, ये आंसर है इसका। इसके बाद साइन बार के उपयोग द्वारा कोण के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा लंबाई के मध्य अनुसार निरूपित कोण है। तो साइन बार की जो लंबाई है वो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? दोस्तों जो प्रिशियन ब्लू है वो सबसे ज़्यादा समय लगाता है सूखने में। इसके बाद यहाँ पे बी ब्लॉक का जो कोण होता है वो कितना रहता है? दोस्तों ये बहुत आसान है, 90 डिग्री होता है, 90 के अलावा और कुछ नहीं रहता है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के बीच रखे हुए वर्कपीस पर नहीं किया जा सकता है? मतलब लेथ मशीन में जो दोनों सेंटर रहते हैं उनके बीच कौन सा ऑपरेशन नहीं हो सकता है? तो नर्लिंग हो जाएगा, ये प्लगिंग अंडर कटिंग हो जाएगा, थ्रेड कटिंग भी हो जाएगा, चौथा है पार्टिंग ऑफ। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद बर्नियर बेवल प्रोडक्टर में 1 डिग्री कितने बर्नियर डिवीजनों में विभाजित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे 12। इसके बाद लेथ हेड स्टॉक की स्पिंडल नोज में प्रयुक्त होने वाला टेपर। दोस्तों लेथ में है ना सभी जगह मोस्ट टेपर ही यूज़ होता है, इसको आप बिल्कुल गलती मत करना कभी भी। वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, तो दोस्तों वो होता है रेडियोग्राफिक टेस्ट, इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे 48वां क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के समान संयोजन का अनुपात 18:1 इस अनुपात में 18 को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये जो 18 है वो टंगस्टन होता है। इसके बाद 1 मीटर के बराबर होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। संगठक की अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार पर मध्यम आधार होता है, तो ये ऊपरी विचलन होता है दोस्तों। इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार पर, ये अधिकतम सीमा है इसीलिए ऊपरी विचलन होगा। अगर ये न्यूनतम साइज होता तो ये न्यूनतम विचलन होता। यदि संगठन की विमा साइज की विमा के भीतर परिष्कृत किया जाता है तो वह होगा स्वीकार मतलब एक्सेप्टेबल साइज, इसका आंसर है दोस्तों। इसके बाद निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। जोखिम के बारे में जानकारी ना होना ये है, तीसरा उपेक्षा भी है, उपकरणों का अनुचित उपयोग ये भी है, दस्ताना का उपयोग। दोस्तों दस्ताना का उपयोग हम अपने सेफ्टी के लिए पहनते हैं, तो यही इसका आंसर है। 53 पे ऐसी चीज़ जिसमें बेस नहीं होता है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है कहलाती है, ये कहलाता है दोस्तों चैनल जिग। चैनल जिग में इसका बेस नहीं रहता है, बाकी सभी में बेस रहता है। फाइल का सकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है टैंक कहलाता है दोस्तों, ये बहुत ही आसान आंसर है। इसके बाद यहाँ पे बेल्ट की सतह गिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट की फिसलन रोकने के लिए भीतरी पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये टेलो या पाउडर रेजिन इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पर उच्च गति वाले सीण चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? मतलब जो ग्राइंडर व्हील होता है, ग्राइंडर व्हील में जो अगर उच्च गति पे उसको चलाना है तो किस प्रकार का बॉन्ड, तो इसमें रेजिनाइड बॉन्ड जो रहता है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। आंतरिक थ्रेडों की जांच मापन के लिए यहाँ पे स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें नॉर्मलाइजिंग के लिए किया जाता है, मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन करने के लिए, इंक्रीज द हार्डनेस, इंक्रीज द ब्रिटलनेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उनको परिष्कृत करने के लिए इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना कहलाता है दोस्तों, ये फेराइट कहलाता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद छिद्र की टैप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड का धागा क्रस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ। इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण है? दोस्तों इसका एक ही कारण है कि जो हॉल है वो बड़ा रहता है। छिद्र का आकार टैप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम जब शाफ्ट को हो तो शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कपलिंग का यूज कब कब हमें यूज करना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जब कभी भी डिस्कनेक्ट करना हो या दो शाफ्ट के मध्य मामूली सा संरेखण को ठीक करना हो। तो इसका डी वाला उत्तर सही है। इसके बाद ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे बोरिंग टूल का यूज किया जाता है लेथ मशीन पे। इसके बाद दोस्तों गैस कटिंग के दौरान नोजल का जो मतलब कितने दूर रखना चाहिए? तो वर्क पीस से 5 mm की दूरी पर इसको रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद बर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बार है किसके साथ अटैच रहती है? ये जो मूवेबल जो जॉ रहता है उसके साथ अटैच रहती है बर्नियर कैलिपर की। तो यही इसका सही आंसर है। इसके बाद लेथ का जो हेड स्टॉक है स्थित होता है। तो लेथ का जो हेड स्टॉक है दोस्तों वो लेफ्ट हैंड पर स्थित होता है और जो टेल स्टॉक है वो राइट हैंड पर स्थित होता है। अब दोस्तों जो ब्रोचिंग एक प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है? तो यही इसमें बताना है। एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। दूसरा है एक वर्कपीस को उपकरण के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। वर्कपीस तथा उपकरण दोनों को छिद्र सतह के उपयोग। फिर इसके बाद केवल उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से घुमाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। इसका पहला वाला उत्तर ठीक है। इसके बाद जो मानक मीट्रिक होल्डिंग जो टेपर होता है इसका अनुपात दोस्तों यहाँ पे ये तो रखने वाला है कि 1:20 होता है इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे फोर्ज में हुड या ढक्कन का कार्य क्या होता है? फोर्ज जो रहती है ब्लास्ट फर्नेस उसमें दोस्तों ये जो फोर्ज का काम क्या होता है? वर्षा जल को आग से गिरने से रोकने के लिए, फोर्ज को सुंदर बनाने के लिए, धुआं तथा धूल को बाहर करने के लिए। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे 69 पे सोल्डर में फ्लक्स का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सोल्डरन की सतह से ऑक्साइड को हटाना, ये भी इसका एक यूज़ होता है। दूसरा प्रिवेंट कोरोजन, इसका ये भी है फ्रिल है। तीसरा प्रमोट वेट सरफेस, तो गीली सतह को प्रोमोट करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यही उसका उत्तर है दोस्तों। अब हम 70 क्वेश्चन पे आ गए हैं। चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली इंजीनियरिंग हथौड़े का भार कितना होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे जो मार्किंग हम करते हैं तो मार्किंग के लिए जो हथौड़ी होती है उसका भार कितना होता है? तो दोस्तों ये 250 ग्राम रहता है। इसके बाद पतली ट्यूबिंग को काटने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त हेक्सा ब्लेड कौन सी होती है? तो सबसे जो पतली ट्यूब होती है उसमें क्या है, पतली ट्यूबों में जो फाइन पिच की जो ब्लेड होगी उसी का यूज़ किया जाता है। तो सबसे फाइन पिच यहाँ पे 0.8 mm है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये वाला। इसके बाद लिमिट तथा फिटों की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत सहायता के 18 ग्रेड हैं। मूलभूत जो टॉलरेंस की ग्रेडों की जो रेंज क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो IT1 IT2 ये तो गलत है। IT01 से IT1 ये 17 तक ये भी गलत है। ये तीसरा वाला सही है। IT01 से IT1 IT2 से लेके IT16 तक ये टोटल 18 ग्रेड होते हैं। तो इसका ये तीसरा वाला उत्तर दोस्तों सही है। इसके बाद अक्षर ड्रिल जो लेटर ड्रिल होते हैं उसमें सबसे बड़ा ड्रिल साइज है ना 10.49 mm का होता है। ये सब याद कर लेना, छोटा बड़ा लेटर और नंबर ड्रिल में सभी के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। तो दोस्तों राउंड बार है तो उसके लिए वी ब्लॉक का यूज किया जाता है हमेशा।
इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन है, स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण द्वारा ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने की दूरी कहलाती है, तो वो ड्रिल की फीड कहलाती है। दोस्तों हम जितना भी फीड देंगे उतना जल्दी से ड्रिल में छेद करेगा, वर्क पीस में छेद करेगा, तो यही इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों, ड्रिल की फीड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।